हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 3 लेक्चर्स को मिस किया है या बाकी कोई भी यूनिट की भी आपने लेक्चर्स मिस किए हैं तो उन सारी ही यूनिट्स का लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए वहां से जाके उन यूनिट्स की प्लेलिस्ट का लिंक जरूर से चेकआउट कीजिए एंड अपने सारे यूनिट्स को अच्छे से कवर कीजिए। राइट, कमिंग टू आज का हमारा बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। राइट, लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, उसमें कौन कौन से सोर्सेज आते हैं। राइट, आज के हम लेक्चर में देखेंगे कौन कौन से मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं या लेक्चर से रिलेटेड भी कोई अपडेट्स होती हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर से आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो जाइए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले पहले तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस था क्या। राइट, जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको समझाया था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, मीडियम टर्म क्या है। तब मैंने आपको वहां पर मीनिंग ही सही लेकिन समझाया था। आप क्विकली फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहले मीडियम टर्म है क्या, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज देखते हैं। तो मीडियम टर्म रेफर्स टू द time period of more than 12 months but less than 5 years। 12 months से ज्यादा, 5 साल से कम, यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ 1 to 5 years, है ना। क्या होगा जो टेन्योर है वो ऑलमोस्ट कितना होगा, 1 to 5 years। 1 से 5 साल के बीच में अगर आप पैसा रेस कर रहे हो, इस टाइम पीरियड के लिए अगर आप पैसा रेस कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं। यहाँ पे जो आपको पैसा लगता है वो फेयरली लार्जर अमाउंट ऑफ मनी होता है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप इस पैसे को यूज करते हो। क्यों? क्योंकि मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की खासियत क्या है कि नो डाउट यहाँ पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है बट उतना भी नहीं जितना लॉन्ग टर्म में करना होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कहीं ना कहीं मीडियम टर्म में इन्वॉल्व है लेकिन फिर भी कम है, लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसलिए आप क्या करते हो, आप मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करके अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरी करते हो। ठीक है, आई होप सबको मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है वो एक बार फिर से रिवाइज हो चुका है। राइट, चलिए आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। कौन कौन से मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है। सबसे पहला पहला मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो हमारे पास अवेलेबल है वो है हायर परचेज। हायर परचेज क्या है, ये बेसिकली एग्रीमेंट है फॉर बाइंग एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे हायर परचेज के एग्रीमेंट में आप क्या करते हो, आप एज अ बायर क्या करते हो, एक्सपेंसिव जो गुड्स रहते हैं वो आप इजीली परचेज कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप एज अ बायर क्या करते हो, इनिशियली एक डाउन पेमेंट दे देते हो और उसके बाद बाकी का जो बैलेंस है प्लस इंटरेस्ट आप क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो। से फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है और आपको अपने बिजनेस के लिए क्या चाहिए, एक ट्रक चाहिए। ठीक है, अब ट्रक क्या है, एक एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड है। राइट, ट्रक तो इतना इजीली नहीं मिलेगा, इतना सस्ता तो मिलेगा नहीं। तो उस केस में आप क्या करते हो, इंस्टेड आप पूरा का पूरा पैसा एक बार में पे करें और ट्रक लेके आए, आप क्या करते हो, आप हायर परचेज को यूज करते हो। जिसमें सपोज ट्रक की कॉस्ट है से फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज, आपने क्या किया, 5 लाख रुपीज ओवरऑल ट्रक की कॉस्ट थी। उसमें से आपने सामने वाले को क्या बोला, आपकी ट्रक कितने की है, 5 लाख रुपए की। मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको अभी 1 लाख रुपीज दे देता हूँ एज अ डाउन पेमेंट। बाकी कितना बचा, बाकी बैलेंस हुआ आपका 4 लाख रुपया प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के साथ बाकी सारे पैसे 4 लाख रुपीज प्लस इंटरेस्ट जो भी बनता है वो मैं क्या करूंगा, आपको धीरे धीरे क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में पे करता जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, आज के आज मुझे क्या मिल जाएगी, मेरे बिजनेस के लिए मुझे ट्रक इजीली मिल जाएगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम हायर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं।
है, ठीक है। यहाँ पे जो ओनरशिप है मर्चेंडाइज की इज नॉट ऑफिशियली ट्रांसफर टू द बायर अंटिल ऑल द पेमेंट्स हैव बीन मेड। आप उस ट्रक के ओनर तब तक नहीं बनोगे जब तक आपने सारी पेमेंट क्लियर नहीं की, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक आप पूरी पे नहीं कर देते हो तब तक भी वो ट्रक का ओनर कौन है, वो ट्रक का ओनर वो सेलर है, ना कि आप हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने मर्चेंडाइज की, अपने गुड्स की सारी पेमेंट क्लियर नहीं कर देते हो तब तक आप उसके ओनर नहीं बन सकते हो, ठीक है। हायर परचेस एग्रीमेंट्स में क्या करता है, कंपनीज को अलाउ करता है ताकि वो इनएफिशिएंट वर्किंग कैपिटल को भी डिप्लॉय कर सके एसेट्स के लिए। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल इनएफिशिएंटली मैनेज है फिर भी आप क्या कर सकते हो, अपनी एसेट्स को यूज कर सकते हो, अपनी एसेट्स क्रिएट कर सकते हो फिर भी, राइट। और ये अगेन एक टैक्स एफिशिएंट मेथड है। देन स्टैंडर्ड लोन, इंस्टीड आप लोन लेके एक ट्रक लो, इंस्टीड आप क्या कर सकते हो, हायर परचेज एग्रीमेंट को यूज करके आप क्या कर रहे हो, ट्रक भी ले रहे हो प्लस अपने टैक्स में भी सेव कर रहे हो, ठीक है। A hire purchase agreement can flatter a company's return on capital employed and return on assets। आपके हायर परचेज एग्रीमेंट करने से क्या होता है, आरओसीई भी आपका फ्लैटर होता जाता है और आरओए भी आपका फ्लैटर हो जाता है। ये सब क्या है, या आगे आने वाले लेक्चर्स में, कुछ लेक्चर्स के बाद मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी, तो टाइम बिंग के लिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आरओसीई आरओए क्या है ये सब हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में समझने वाले हैं, सो डोंट यू वरी, ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी को कोई डेट भी यूज नहीं करनी पड़ेगी टू पे फॉर द असेट। अगर आज मेरे लिए ट्रक लेनी है अपने बिजनेस के लिए तो मुझे वैसे डेट लेनी पड़ती, लोन लेना पड़ता, बट मैं लोन ना लेके भी क्या कर रही हूँ, अपने बिजनेस के लिए ट्रक लेके आ रही हूँ और क्या कर रही हूँ, अपने बिजनेस की जो नीड है उसको फुलफिल कर रही हूँ। और ये हायर परचेज जो है वो कौन यूज करता है, ज्यादा करके बिजनेसेस यूज करते हैं जिनको बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी चाहिए, जैसे कि स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, उनके पास तो कोलैटरल ही नहीं है, राइट। बहुत ही कम कोलैटरल है, बहुत ही कम सिक्योरिटी होती है उनके पास। तो वो केस में क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, चीजें हायर परचेज पे लेके आती है ताकि वो क्या कर सके, अपनी बिजनेस की नीड्स को भी फुलफिल कर सके और बिना लोन लिए भी उनको क्या मिल जाता है, उनको डाउन पेमेंट करके, इंस्टॉलमेंट पे करते करते उनको वो असेट भी उनकी हो जाती है, प्लस उनको टाइम भी मिल जाता है उस असेट को परचेज करने के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हायर परचेज। जैसे ही हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ऑफ हो जाएगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो भी होगी मेरी ट्रक की वो मैंने पे ऑफ कर दी, उसी दिन वो ट्रक किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, मेरे बिजनेस की हो जाएगी, राइट। आई होप हायर परचेज क्या है ये सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो क्या है आपका, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स है इनवाइटेड बाय कंपनीज फ्रॉम द पब्लिक मेनली टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल नीड्स। अलग अलग कंपनीज क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट्स को इनवाइट करती है ताकि वो क्या कर सके, अपने वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। इसके लिए कंपनीज क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है न्यूज़पेपर्स में, आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी पब्लिक डिपॉजिट्स की। और ये अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड यानी यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर वो कंपनी ने आपको कल को आपका पैसा रिटर्न नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी तो कभी थी ही नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका पीरियड क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स का पीरियड रहता है 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स, कम से कम 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक के लिए आप क्या कर सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू लोगों से पैसा ले सकते हो, ठीक है। कोई भी पर्सन, जिसको भी पब्लिक का कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, फिल कर सकता है प्रिस्क्राइब फॉर्म को और डिपॉजिट कर सकते हैं मनी को विद द कंपनी। और उसके बदले में कंपनी क्या देती है, उसके बदले में कंपनी उनको देती है डिपॉजिट रिसिप्ट। ये जो डिपॉजिट रिसिप्ट है ये एक्नॉलेजमेंट है ऑफ डेप्ट बाय द कंपनी। आपके कंपनी ने जो डेट रेस किया है, जो लोन लिया है पब्लिक से, उसके बदले में वो क्या देती है, आपको डिपॉजिट रिसिप्ट देती है। और इस डिपॉजिट रिसिप्ट में क्या होता है, सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होते हैं बैक साइड पे, राइट। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स का, ये डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ डिपॉजिट एंड द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। आप कितने टाइम के लिए डिपॉजिट कर रहे हो और जो कंपनी ये डेट इशू कर रही है, रेस कर रही है, वो कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, उस हिसाब से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, ठीक है।
जो भी पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। उस कंपनी के जो भी शेयर कैपिटल है, जो भी फ्री रिजर्व्स है, उससे 25% से ज्यादा, सपोज मेरा शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व मेरे कंपनी का है 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 25% कितना होता है? 25 लाख। तो मेरे को 25 लाख से कम का ही मैं पब्लिक डिपॉजिट्स रेस कर सकती हूँ एज अ कंपनी, उससे ज्यादा का रेस नहीं कर सकती। ठीक है। और कंपनीज क्या करती है? प्रेफर करती है पब्लिक डिपॉजिट्स को। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट्स आर चीपर देन बैंक लोन। सबसे बड़ा रीजन, कंपनी हमसे पैसा क्यों ले रही है? पब्लिक से आके, लोगों से आके डिपॉजिट क्यों ले रही है? उसके सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर वो लोग बैंक से जाके लोन लेते हैं तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है, और पब्लिक से अगर वो लोन लेते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में तो वो उनको काफी हद तक चीपर पड़ता है। ठीक है। और दूसरी तरफ लोग यहाँ पे डिपॉजिट करना क्यों प्रेफर करते हैं? लोग यहाँ पे डिपॉजिट करना प्रेफर करते हैं विथ वेल एस्टैब्लिश कंपनीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों को मिलता है ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स इज हायर देन ऑन बैंक डिपॉजिट्स। अगर आप क्या करते हो, आप एज एन इंडिविजुअल किसी कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हो, तो उसके बदले में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो आपको कोई बैंक भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। सेम अमाउंट अगर आप किसी बैंक में रखो और सेम अमाउंट आप अगर पब्लिक डिपॉजिट्स में दे दो किसी वेल एस्टैब्लिश कंपनी को, तो वो कंपनी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा देगी और वो बैंक आपको कम देगी। यानी एक हिसाब से मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे दोनों ही पार्टियों का फायदा है ना, विन विन सिचुएशन है दोनों ही पार्टीज के लिए, है ना। कंपनी के लिए भी फायदा है, लोगों के लिए भी फायदा है। कंपनी के लिए कैसे फायदा है? कंपनी को क्या है, अगर वो बैंक से लोन लेने जाएगी तो महंगा पड़ेगा, इसलिए वो क्या कर रही है, लोगों से लोन ले रही है इन फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। दूसरी तरफ लोगों के लिए फायदा क्यों है? क्योंकि वही पैसा अगर लोग बैंक में रखेंगे तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और यही पैसा अगर लोग पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में किसी ना किसी अच्छी कंपनी के साथ रखेंगे तो उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है। आई होप आपको पब्लिक डिपॉजिट बेसिक क्या है और क्यों ज्यादा करके लोग पब्लिक डिपॉजिट लेते हैं वो समझ में आ गया होगा, राइट। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी क्या कर रही है, इनवाइट कर रही है पब्लिक डिपॉजिट्स को। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है? पॉपुलर सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस है हमारे इंडिया के केस में। इंडिया में बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट्स पे रिलाई करती है। ठीक है। आई होप पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, क्यों यूज होता है, क्या उसका टेन्योर है, वो सब अच्छे से आपको क्लियर है। ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है लीज फाइनेंसिंग। अब लीज फाइनेंसिंग अगेन एक पॉपुलर मीडियम टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन है जिसमें जो ओनर ऑफ द असेट है वो ग्रांट करता है अनदर पर्सन को द राइट टू यूज द असेट इन एक्सचेंज फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। सपोज मैं ओनर ऑफ द असेट हूँ और आपको मैं क्या कर रही हूँ, राइट दे रही हूँ, हक दे रही हूँ कि ठीक है आप क्या कर सकते हो, इतने एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी असेट को यूज कर सकते हो, और उसके बदले में आप क्या दोगे, मुझे पीरियोडिकली कुछ ना कुछ पे करते रहोगे। जो असेट का ओनर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेसर। सपोज मैं एक असेट को ओन करती हूँ, मैं एक ट्रक को ओन करती हूँ, ठीक है, मैं किसी असेट को ओन करती हूँ तो मैं कौन हुई, मैं लेसर हुई। और आप जो मेरी असेट को यूज कर रहे हो यानी आप तो यूजर हुए, तो आप क्या बन गए, आप मेरे बन गए लेसी। सपोज से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मशीन पड़ी है, ठीक है, मैं मशीन की कौन हूँ, ओनर हूँ, राइट। मैं मशीन की कौन हूँ, ओनर हूँ, यानी मैं क्या बन गई, लेसर। अब आप एक कंपनी हो यानी आप एक यूजर हो और आपको क्या चाहिए, ये मशीन चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो आप क्या बन गए, आप मेरे लेसी बन गए। क्यों? क्योंकि आपको ये मशीन चाहिए और मैं मशीन की ओनर हूँ, तो मैं बन गई लेसर, आप बन गए मेरे लेसी। हम दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे लीज के। जैसे ही लीज पीरियड खत्म हो जाएगा वैसे ही असेट किसके पास आ जाती है, वापस लेसर के पास, यानी कि ओनर के पास। जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होगा, सपोज हमने 5 साल के लिए लीज एग्रीमेंट किया था, जैसे ही 5 साल खत्म होंगे वैसे ही मेरे को मेरी मशीन वापस मिल जाएगी। और हर साल या हर महीने में भी डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट आप क्या करोगे, जो लेसी है वो लेसर को क्या देता है, कोई ना कोई बोलते ना पीरियोडिक पेमेंट देता रहता है। ठीक है। यहाँ पे कभी कभी लीज एग्रीमेंट प्रोविजन भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में रिगार्डिंग कंपल्सरी बाइंग ऑफ द असेट बाय द लेसी आफ्टर द लीज पीरियड इज
ओवर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, जैसे ही लीज पीरियड खत्म हो गया वैसे ही क्या हो जाता है, आपने जो भी चीज लीज पे ली थी, जो मशीन सपोज आपने लीज पे ली थी, वो आप क्या कर दोगे, लेसर को यानी ओनर को यानी मुझे आप आके वापस दे दोगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर कॉन्ट्रैक्ट में, किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मेंशन्ड है, प्रोविजन किया हुआ है कि जैसे ही लीज का पीरियड खत्म होता है आपको वो मशीन एज अ लेसर क्या करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपके ऊपर ये बाइंडिंग है कि आपको क्या करनी है, अभी असेट परचेज करनी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग से फायदा क्या हुआ, आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज डायरेक्टली परचेज नहीं करके उसको आप क्या कर रहे हो, परचेज नहीं कर रहे हो, एक हिसाब से आप क्या कर रहे हो, रेंट कर रहे हो ना, लीज एक टाइप का रेंट ही तो हुआ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई चीज रेंट पे ले रहे हो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बदले में आप थोड़ा थोड़ा पैसा देते जा रहे हो सामने वाले को, और आप क्या कर रहे हो, वो असेट को यूज कर रहे हो अपने बिजनेस पर्पज के लिए, और आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लीज पे लेके वो असेट को यूज कर ही रहे हो अपने बिजनेस के लिए। तो उस हिसाब से क्या हुआ, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होगी जितनी एक असेट लेने के टाइम पे आपको लगती थी, राइट। सो दिस इज व्हाट इज लीज फाइनेंसिंग। आई होप लीज फाइनेंसिंग क्या है वो अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।